बाजार बोलता है एफआईज डीआईज लगातार धमाल कर रहे हैं, खरीदारी पर खरीदारी करते जा रहे हैं और एफआईज जिस तरह से अब इंडियन मार्केट में लौटकर आए हैं उसका एक बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हम इंडिसेस पर आते हुए देख रहे हैं। लास्ट टाइम 19 जून को उन्होंने अच्छी खरीदारी की थी, उसके बाद अभी लास्ट वीक भी उन्होंने सेकंड हाईएस्ट खरीदारी 7600 करोड़ की थी एफआईज ने, लेकिन फ्राइडे को 2365 करोड़ की बाइंग कर ले गए हैं, 2500 करोड़ की बाइंग डीआईज करके ले गए। तो कोई भी पीछे नहीं हट रहा है यहाँ मार्केट में। करीब करीब 5000 करोड़ की बाइंग तो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आ रही है और रिटेल पार्टिसिपेशन उतना ही स्ट्रांग हो जाता है जब इंडिसेस को बढ़ते हुए देखते हैं, शेयर मार्केट में शेयर्स को बढ़ते हुए देखते हैं। लेकिन क्या ग्लोबल संकेत भी उतने ही साथ दे रहे हैं? देख लेते हैं एक बार आज के सत्र में किस तरह की ग्लोबल इंडिसेस चल रही हैं। तो डाउ जोन्स अमेरिकन मार्केट फ्राइडे को जो बंद हुआ वो 297 अंक बढ़कर करीब 0.25% बढ़ा, लेकिन शंघाई, हैंगसेंग, निकाई इन तीनों से कोई खास पॉजिटिविटी नहीं है। यहाँ पर लाल निशान बना हुआ है तीनों में ही, करीब 0.5% तीनों ही गिरे हुए हैं। कोस्पी में जरूर हरा निशान बना हुआ है लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिव कोस्पी। लेकिन इंडियन मार्केट अपनी चाल चल रहा है, उसकी अपनी अलग दिशा है। गेनर्स और लूजर्स, आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स में देख लेते हैं एक बार कौन सा शेयर है जो कि टॉप गेनर है। महाराष्ट्र स्कूटर यहाँ पर करीब 7.5% का उछाल, कला मंदिर 7.5%, एलटी फूड्स यहाँ पर 7% का उछाल, ग्लोबल स्पिरिट्स, अदानी पावर दोनों में ही अच्छी स्ट्रेंथ, करीब 6% से ज़्यादा ऊपर दोनों ही काउंटर चल रहे हैं। एक बार लूजर्स पर भी नजर डाल लेते हैं कौन से काउंटर हैं यहाँ पर कि उतनी पॉजिटिविटी नहीं है आज। जहाँ पर गिरावट है, इमामी लिमिटेड यहाँ पर करीब 5% की गिरावट, एमटीएनएल करीब 4% नीचे, ईपीएल 3%, एसईपीसी करीब 3% और मोरपैन लैब यहाँ पर करीब 2.25% नीचे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अंशुल जी, मैं एक डेटा देख रहा था 19 जून को जब एफआईज ने रिकॉर्ड खरीदारी की थी, उसके बाद निफ्टी करीब एक महीने में 1300 पॉइंट चला था। अब लास्ट वीक एफआईज ने फिर 7600 करोड़ की बाइंग की है, तो क्या एस्टिमेट करें, 1000 पॉइंट मान सकते हैं कि बढ़ जाएगा अगले एक महीने में? देखिए लास्ट टाइम जब आपने डेटा चेक किया था मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो चुका था और उसके बाद से बेस बन रहा था, तो अपसाइड मोमेंटम मिलना काफी आसान था। फिलहाल के लिए हम रैली अच्छी हार्ड रैली हो चुकी है और ब्रेकआउट जरूर है, लेकिन ब्रेकआउट रन अवे ब्रेकआउट था, तो कंसोलिडेशन की एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा है निफ्टी पे। हो सकता है इस वीक में हम कंसोलिडेट कर लें, लेकिन इवेंचुअली जो आपका व्यू है 1000 पॉइंट ऊपर का वो ट्रिगर होता हुआ दिखेगा, 1000 पॉइंट की मूव आती हुई दिखेगी। लेकिन लास्ट टाइम जैसे स्विफ्ट मूव आ गई थी, वो पीछे रैली नहीं थी, यहाँ पीछे रैली है। तो जैसे फ्लैग फॉर्मेशन आप भी काफी समय से बाजार में, तो फ्लैग पैटर्न का आपको आइडिया होगा कि पहले एक रैली लेते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट लेग रैली आती है। तो पहली रैली कंप्लीट हुई है, यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन मिलेगा निफ्टी में, उसके बाद जाके सेकंड लेग ऑफ रैली में जो 1000 पॉइंट की आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल अचीव होता हुआ दिखेगा। क्योंकि जी, हम अपने को जो सजेस्ट कर रहे हैं 25,750 और 26,250 ये टारगेट्स के साथ हम लॉन्ग पोजीशन ही सजेस्ट कर रहे हैं। अभी हमने कभी भी शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करने का कभी कोशिश भी नहीं की है, ना अपने क्लाइंट्स को सलाह दी है। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर ने शॉर्ट पोजीशन करने की तो सलाह कोई भी नहीं दी है और लॉन्ग पोजीशन में ज़रूर संभल के, और क्योंकि जैसे जैसे नए नए हाइज़ बनते हैं तो मार्केट में एक थोड़ा सा डर भी बना रहता है कि हम नए हाइज़ पर कुछ खरीद रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न रहता है, लेकिन बहुत ही सेलेक्टिव हमें रहना भी पड़ता है। कुछ एक डेटा पॉइंट्स जो कि मार्केट में इस समय ग्लोबल फ्रंट पर चल रहे हैं, अगर हम देखें तो चीन का आईआईपी ग्रोथ 5.1% से गिरकर 4.5% रहा अगस्त में, उसका एक इम्पैक्ट हमें चीन के मार्केट में आज देखने के लिए भी मिला। हालांकि चीन में एक और खबर इंपॉर्टेंट बनती हुई दिखाई दी, वो थी रिटायरमेंट की एज, जिसमें कि जो पुरुष हैं उनकी रिटायरिंग एज उन्होंने बढ़ाकर 60 से 63 कर दी है, और वहीं महिलाओं की जो रिटायरिंग एज है वो 50 से बढ़ाकर 55 कर दी है। तो ये एक चीन में जिस तरह से एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इंटेलेक्चुअल माइंड्स उस तरह से नहीं आ पा रहे, तो ये एक थोड़ा सा चीन की कंजम्पशन स्टोरी पर क्वेश्चन मार्क है। साथ ही अगर देखें तो बुधवार को फेड मीटिंग की घोषणाएं होंगी जिसका दुनिया भर में मार्केट को इंतजार रहेगा। अंशुल जी, अगर मैं ये पूछूं कि आईटी वर्सेस मेटल, क्योंकि इन दोनों ही इंडिसेस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है फेड की, उसका जो भी मूव होगा, रेट कट या रेट हाइक, लेकिन इस बार तो रेट कट की उम्मीद है, तो रेट कट का सबसे बड़ा बेनिफिट आईटी को मिलेगा इस बार या मेटल को मिलेगा? देखिए विवेक, ये आईटी ऑलरेडी एंटिसिपेशन में चल चुका है। हम 4 महीने से मनी 9 पे डिस्कस करते आ रहे थे कि आईटी आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा।
अब थोड़ी सी यहाँ पे वही है, बाय ऑन रूमर सेल ऑन कंफर्मेशन वाली थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन पूरे प्रोसेस में कहीं भी ये रेट कट फैक्टर्ड इन नहीं आ रहा था, और ये इसकी जो खबर आना चालू हुई है पिछले 15 दिन से थोड़ी सी तेजी पकड़ी है। और अगर चाइना के मेटल रेट कट की बात करें तो ये एक हफ्ते से इसने तेजी पकड़ी है। तो इसका मेजर बेनिफिशियरी जो आएगा वो आएगा मेटल सेक्टर। और मेटल सेक्टर के अगर चार्ट देखें, सीएनएक्स मेटल इंडेक्स देखें, तो वहां पे रिवर्सल पिछले 5 दिन से फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, जिसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। पूरे डाउन ट्रेंड को खत्म करके इंडेक्स 9510 निकालता है, 9434 चल रहा है। यहाँ से 70-80 पॉइंट ऊपर ब्रेकआउट है। जैसे ये निकलता है, मेटल स्टॉक्स में काफी हद तक तेजी डेवलप होगी। जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल सौ, जिंदल स्टील एंड पावर, इसके अलावा हिंद जिंक, ये सारे काउंटर, हिंद कॉपर, ये हम काउंटर्स रेकमेंड करते आ रहे हैं पिछले एक हफ्ते से। मेटल्स में हमको अगले 2 से 3 महीने बहुत अच्छी तेजी दिख रही है। लार्ज कैप में प्रोबेबली 15-17% रिटर्न आपको आराम से मिल सकता है। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में प्रोबेबली 20 से 30% की रैली रह सकती है। तो थोड़ा सा सेलेक्टिव रहिए, जहां पे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं वहां पे ट्रेड करने से आपको ज्यादा फायदा होगा मेटल सेक्टर में कंपेयर टू आईटी। तो आईटी से थोड़ा सा पैसा निकाल के अगर मेटल्स में डालते हैं तो कैपिटल एप्रिसिएशन काफी अच्छे से हो जाएगा। बिल्कुल, काफ़ी दर्शक हमें देख रहे हैं और इस समय सवाल भी पूछ रहे हैं। सारांश जी का सवाल है, बीईएमएल में क्या करूं सर, 5170 के लिए हुए हैं, 11 महीने का व्यू है। देखिए कंप्लीटली अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। बाइंग क्लाइमेक्स होने के बाद से एक बेस बना रहा है। पिछले 6 हफ्ते से देखें तो 12 अगस्त का जो हाई लो था उसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। इवेंचुअली ये ब्रेक डाउन देगा स्टॉक, नीचे में 2700 रुपए तक के डाउनसाइड टारगेट मिल सकते हैं, विद अ व्यू की 3400 पे एक सपोर्ट है। 3400 तोड़ने पहले 3400 तक आते हुए दिख रहा है, वो तोड़ता है तो फिर हम नीचे में जो मेजर सपोर्ट्स हैं 2700 के, इनको टेस्ट करते हुए दिखेंगे। यहाँ से निकल के थोड़ा सा मेटल्स में या टेक्सटाइल काउंटर्स में जाएंगे तो वहां पे ज्यादा पैसा बन सकता है। बिल्कुल। एक सर आपने एडीएफ फूड की रिकमेंडेशन दे दी थी और काफ़ी दर्शक रोज़ उस पर सवाल पूछते हैं। मयंक कथपालिया जी का सवाल है, एडीएफ फूड इनके पास 269 रुपये के पड़े हुए हैं और एक सुब्रोस भी आपके बताए हुए 795 रुपये के पड़े हुए हैं। पूछ रहे हैं कि सर होल्ड करें या अभी सेल करें। देखिए एडीएफ फूड ये रिकमेंड किया गया था 268 रुपीज के आसपास, और 330 के अराउंड पहला टारगेट था। 260 के अराउंड रिकमेंड किया गया था। 230 का स्टॉप लॉस था। 330 का पहला टारगेट था। ऑलरेडी 10% ऊपर आ चुका था स्टॉक अपने हाई से। 50% प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए था, नहीं भी किया है। तो अब यहाँ से वापस से नेक्स्ट राउंड ऑफ कंसोलिडेशन चालू हुई है। 5 से 8 दिन लगेगा स्टॉक को कंसोलिडेशन पूरा करने में, मूविंग एवरेजेस कैचअप हो जाएंगे। उसके बाद 330 रुपए तक स्टॉक जा सकता है। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि एडीएफ फूड मेरे पास भी लॉन्ग पड़ा हुआ है और उन्हीं रेट से लॉन्ग पड़ा हुआ है जहां से रिकमेंड किया गया था। दूसरा सुब्रोस अगर पकड़े तो सुब्रोस में ब्रेकआउट के बाद लगभग कंसोलिडेशन यहाँ पे जो हो चुकी है अपमूव के बाद, वो हो चुकी है 16 दिन की। तो यहाँ से अब ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है। 803 रुपए निकलते से स्टॉक में लगभग 950 से 1000 तक की अपमूव आती हुई दिखेगी। तो सुब्रोस में भी हमें अपसाइड में लगभग 1000 रुपए तक के टारगेट दिख रहे हैं। तो दोनों स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। जी, सुमित कुमार सिंह जी का सवाल है, सर गेल में नई खरीदारी कर सकते हैं क्या। देखिए ऑयल एंड गैस काउंटर्स काफी अच्छे लग रहे थे बिफोर लास्ट वीक तक, लेकिन ये अपस्ट्रीम कंपनीज में जब से क्रूड में ब्रेकडाउन आया है काफी तेज सेलिंग आई है। रिलायंस हो गया, ओएनजीसी हो गया, गेल हो गया, इन सारे में थोड़ी सी हार्ड सेलिंग आई है। हालांकि ब्रेकडाउन जैसी चीज नहीं लग रही है, लेकिन मोमेंटम नहीं है। बाइंग हम तब करते हैं जब मोमेंटम मिले और प्रॉफिट बनने की पॉसिबिलिटी हो। यहाँ पे मोमेंटम मिसिंग है तो अवॉइड की कैटेगरी में डालूंगा। सेल तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन अवॉइड की कैटेगरी में रहेगा। थोड़ा सा मोमेंटम आना स्टार्ट होगा तब हम बाय रिकमेंड करेंगे। जी, एक हमारे दर्शक हैं स्वतंत्र मिश्रा जी, ये पूछ रहे हैं कैनफिन होम में 50 शेयर हैं इनके पास 940 के रेट के, क्या करना चाहिए सर, क्या टारगेट्स रखें। देखिए कैनफिन होम में एक ब्रेकआउट आया था फ्राइडे के सेशन में 911 रुपए में, और वहां से ये स्टॉक आज के सेशन में रिट्रेस कर रहा है। तो प्रोबेबली 894 तक ये रिट्रेस कर सकता है। लेकिन जिससे आपका स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट है, अगर लॉन्ग रखते हैं तो आपको 860 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में बजाज फाइनेंस की वजह से, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ की वजह से तेजी आई थी। प्रोबेबली 2-4 दिन कंसोलिडेट करके नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव में ये 1000 तक जा सकता है स्टॉक।
थोड़ा सा एग्रेसिव बेट है, बट जिस आपका पैटर्न है मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए। हाई लाइकली है कि 1,000 रुपए तक की अप मूव मिल सकती है। जी, एक हमारे दर्शक हैं शुभम राज जी, उन्होंने निफ्टी 50 की पुट ली हुई है 190 पर 26 सितंबर की। सर लेकिन आपने स्ट्राइक तो बताई नहीं, क्या 350 स्टॉक क्या करें? आई डोंट नो, इन्होंने 350 शायद क्वांटिटी ली है। 190 की पुट है, 26 सितंबर की एक्सपायरी की निफ्टी 50 की, लेकिन स्ट्राइक नहीं बताई, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अंशुल जी 190, अब इसमें निफ्टी में कोई लगता है कि 26 सितंबर से पहले कोई भी डिप मिलेगा इन्हें? देखिए, अगर डिप मिल भी जाता है तो वो शॉर्ट लिव्ड इंट्राडे होगा, और जब तक डिप आएगी तब तक आपकी टाइम वैल्यू काफी हद तक इरोड हो चुकी रहेगी। ऑप्शन बहुत स्पेशलाइजेशन का गेम है, और अगर आप बाई साइड में ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत आपको मोमेंटम चाहिए होता है ताकि फटाफट आप प्रॉफिट बना सकें। और डाउन साइड में मुझे कोई मोमेंटम आता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर करेक्शन आता भी है तो या तो एकदम शार्प शॉर्ट लिव्ड आएगा, या बहुत शैलो साइडवेज रहेगा। तो मुझे ऊपर की तरफ ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है मार्केट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉल बाई करके बैठ जाएं, क्योंकि अगर स्लो स्लो मार्केट ऊपर गया तो आपकी टाइम वैल्यू उसमें खत्म हो जाएगी। तो आप बेटर है कि रिटेल इन्वेस्टर हैं, आप ऑप्शंस छोड़ के अगर इंडेक्स ट्रेड ही करना है तो ईटीएफ्स अवेलेबल हैं। आप बैंक निफ्टी का ईटीएफ लेके बैठ जाइए या निफ्टी का ईटीएफ लेके बैठ जाइए, प्रोबेबली एक हफ्ते में आपको जो भी अप मूव मिलेगी उसका आपको फायदा मिल जाएगा। तो अगर रिटेल इन्वेस्टर हैं तो ऑप्शंस की जगह आप ईटीएफ में ट्रेड कीजिए, आपकी एटलीस्ट कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगी, क्योंकि मार्केट में रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिटर्न ऑन कैपिटल। कैपिटल रहेगी तो आप जिंदा रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो कभी ना कभी कमा लेंगे। बहुत अच्छी बात बताई सर ने कि ईटीएफ में जाकर ट्रेड कर लें, वहाँ ज़्यादा अच्छा है आपको एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी काफ़ी तेज़ी से इरोड होती है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि एक्सपायरी का जब वीक आने लगता है, अब जैसे 16 सितंबर अब शुरू हो चुका है, 26 सितंबर को एक्सपायरी होगी, तो यहाँ से कॉल का प्रीमियम और पुट का प्रीमियम दोनों ही कम होने लगता है, जिसका आपको चाहे लॉन्ग में है आप या शॉर्ट में है, इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट अगर रेंज में फंस गया तो दोनों जगह आपके प्रीमियम घटेंगे, दोनों ही जगह नुकसान होगा। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, मिस्टर पार्थ पटेल जुड़े हैं गुजरात से। पटेल साहब नमस्कार। नमस्ते सर। सर क्या सवाल है आपका? तो मैंने SBFC फाइनेंस के 3000 शेयर लिए हैं 86 के भाव पे जी। तो मैं 5-6 महीने के व्यू से इसमें क्या करूं, होल्ड करूं या फिर नया कुछ ऐड करना हो तो ऐड भी करूं, या आप क्या व्यू दे रहे हैं? सर क्यों लिए थे, किसके आपकी खुद की सोच थी या किसी ने बताया आपको ये शेयर? नहीं सर, मैंने ही थोड़ी स्टडी करके क्योंकि फाइनेंस कंपनी थी और अभी ये बजाज फाइनेंस का भी होल्डिंग ये जो IPO आ रहा था वो सब देख के फिर मैंने एक्यूमुलेट किए थे। तो अब डर लग रहा है या कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं? नहीं सर, कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, और अगर ऐड करना हो तो अभी ये लेवल पे ऐड करूँ या फिर क्या करूँ वो जानना था जी। अंशुल जी सवाल आपने सुन लिया सर। SBFC फ्रांस के 3000 शेयर हैं, इन्हीं भावों के हैं आसपास, ये क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? देखिए विवेक जी, सामने आपके ही चार्ट लगा है, कंप्लीटली साइडवेज स्टॉक है, ऑल ओवर द प्लेस है, किसी तरह की टाइटनेस नहीं है, किसी तरह का ट्रेंड नहीं है। तो आई गेस मैं अवॉइड की ही सलाह दूंगा, क्योंकि कोई मोमेंटम ही नहीं है काउंटर में, और मोमेंटम कब बनेगा ये कहना भी मुश्किल होता है। पेसिंग आउट पैटर्न में है, मोमेंटम बनना तब स्टार्ट होगा जब 90 के ऊपर निकलेगा। तो बेटर है कि आप किसी मोमेंटम वाले काउंटर में शिफ्ट कर लीजिए, आपका पैसा बन जाएगा। इस काउंटर में हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट आ जाए, हो सकता है ये 1 साल लगा दे ब्रेकआउट देने में। तो ब्रेकआउट कब आएगा ये कहना मुश्किल है, बट 90 के ऊपर मोमेंटम बनेगा। अगर आप पेशेंटली वेट कर सकते हैं कि जब ब्रेकआउट आएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको समय की, तो आप होल्ड कीजिए। 90 रुपए के ऊपर मोमेंटम बनेगा तब हम फ्रेश बाइंग सजेस्ट कर सकते हैं कि तब थोड़ा सा मोमेंटम आएगा। फिलहाल के लिए साइडवेज है और चार्ट ऑल ओवर द प्लेस है। जनरली इस टाइप के चार्ट हमको अवॉइड करके चलना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर मैं देख भी रहा था, ये पिछले 1 साल में 82 और 98 की रेंज में फंसा हुआ है काउंटर, मतलब पूरा मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन ये जो NBFCs के शेयर हैं इनमें ये प्रॉब्लम है इस समय, और सभी NBFCs में ही लगभग प्रॉब्लम चल रही है। एक NBFCs पर हम डिटेल में बात भी करने वाले, काफ़ी दर्शक सवाल पूछते रहे हैं हमसे। कुछ और सवाल लेने से पहले सर कुछ एक खबरों की तरफ भी बढ़ लेते हैं। खबरें हैं अदानी ग्रुप में। अदानी ग्रुप में देखें तो अदानी ग्रीन को एक बड़ा ऑर्डर मिला है महाराष्ट्र से 5000 मेगावाट का सोलर पावर सप्लाई का, जिसमें अगर देखें तो 4 रुपये 8 पैसे पर यूनिट
पर ये पावर सप्लाई करेंगे। इस पूरी बिडिंग प्रोसेस में JSW एनर्जी और टोरेंट पावर भी शामिल थे, जिन्होंने 4 रुपये 36 पैसे की बिड लगाई थी और इन्होंने 4 रुपये 8 पैसे कोट किया। तो सस्ती बिजली ये दे रहे थे, इसलिए इनकी बिड एक्सेप्ट हो गई और इनको ऑर्डर मिल गया। सर, अदानी ग्रीन आज 5% ऊपर है, प्रॉफिट बुक करना है या अगर किसी के पास महंगी होल्डिंग है तो होल्ड कर सकते हैं, क्या करें? विवेक जी, एक सेकंड का आपका समय लूंगा। फ्राइडे को PVR आइनॉक्स रिकमेंड किया गया था हमारी तरफ से 1595 रुपए में। मनी 9 पे 100 रुपए बढ़ गया है 2 सेशन में, फ्राइडे और आज का मिला के। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और यहाँ से आप कैश खाली कर लेना चाहिए। दूसरा, अदानी ग्रीन का आपने सवाल पूछा। अदानी ग्रीन कंप्लीटली साइडवेज है स्टॉक ऑलमोस्ट 5 फरवरी से, और अब प्राइमरी इंडिकेशन आ रहा है ब्रेकआउट का, लेकिन प्रॉब्लम ये कि प्राइमरी इंडिकेशन पिछले 6 महीने में 4 बार आके फेल हुआ है। तो स्टॉक में एक रेंज बनी हुई है, इमीडिएट 1960 रुपए जाता है, वहां से नीचे आ जाता है। तो यहाँ से 1960 तक जा सकता है, वहां पे जाके आपको थोड़ी सी अगर है तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। अगर नहीं है तो फ्रेश बाइंग लाइक ये स्टॉक है नहीं, साइडवेज चल रहा है, मोमेंटम बिल्कुल मिसिंग है। मार्केट कहां से कहां आ गया और ये अपने ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी 40-45% नीचे है। तो फ्रेश बाइंग के लिहाज से तो आपकी वॉच लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए। अगर है तो 1960 के पास एक बार दोबारा सवाल कर लीजिए, या बेटर है कि प्रॉफिट बुकिंग करके किसी मोमेंटम वाले काउंटर में शिफ्ट कर लीजिए। बिल्कुल सर, अदानी पावर पर आपका व्यू, क्योंकि इनको भी एक ऑर्डर मिला महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ही और 1496 मेगावाट की पावर सप्लाई करनी है इनको। बिजली सप्लाई 25 साल तक की जाएगी। तो यहाँ पर क्या रुझान बनना है सर? काउंटर में इसमें भी स्ट्रेंथ थी आज। देखिए, अदानी पावर हमको बहुत पसंद है और मैं मल्टीपल टाइम्स इस पे बाय रिकमेंड कर चुका हूँ, लेकिन 900 के टारगेट अचीव करने के बाद स्टॉक में करेक्शन हार्ड है, साइडवेज मोमेंटम है। ये स्टॉक जब 705 रुपए के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा, मोमेंटम डेवलप होना स्टार्ट होगा। तो अगर किसी के पास है और समय देने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप स्टॉक को होल्ड करके रखिए। आपको एटलीस्ट नीचे से जो पहला मूव आना है वो अल्फा आपको मिल जाएगा। लेकिन फ्रेश बाइंग अगर किसी को करना है तो पहले 705 के ऊपर टिकने का वेट कीजिए, तब मोमेंटम डेवलप होना स्टार्ट होगा। उस केस में 900 रुपए का पहला टारगेट रहेगा और 1200 रुपए का पुराना टारगेट अभी भी पेंडिंग है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिहाज से भी अब ये स्टॉक यहाँ से काफी अच्छी अपसाइड दिखा सकता है, बट फ्रेश बाइंग 705 के ऊपर ही सजेस्टेड रहेगी। बिल्कुल। 2 काउंटर सर और जिन पर मैं बात करना चाहूँगा, GMR इंफ्रा। यहाँ पर अगस्त ट्रैफिक ग्रोथ 9% रही है और इनके जिस तरह से पोर्ट पर लगातार लोग एयरपोर्ट्स पर जा रहे हैं, हवाई सफ़र कर रहे हैं, तो हम अक्सर एविएशन कंपनीज़ की तो बात करते हैं, लेकिन पोर्ट कंपनी जो कि एयरपोर्ट की सर्विसेज देती है, वहाँ पर जो उनके चार्जेस होते हैं एयरपोर्ट पर फैसिलिटीज़ के, वो आपके टिकट में ही इंक्लूडेड होते हैं, तो उसका फ़ायदा मिलता है इनको। GMR इंफ्रा सर, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, GMR इंफ्रा को काफी अच्छा लग रहा है और इसमें सीरीज के स्टार्टिंग में काफी बड़े ओपन इंटरेस्ट के साथ बिल्टअप स्टार्ट हुआ था, लेकिन उस हिसाब से स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया। यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकडाउन भी आया था जिसका स्टॉप लॉस है 97 के ऊपर। तो जैसे 97 के ऊपर स्टॉक निकलेगा, जिन्होंने भी एग्रेसिवली शॉर्ट किया है उनकी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट होगी और प्रोबेबली इसी शॉर्ट कवरिंग के सहारे स्टॉक ब्रेकआउट भी लेगा अपने रेजिस्टेंस 100.5 के ऊपर। तो यहाँ से स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। हाई प्रोबेबिलिटी है कि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी और 100 रुपए 40 पैसे 100 रुपए 90 पैसे की रेंज ये निकालेगा। 105 107 रुपए तक जा सकता है। तो पहली राउंड ऑफ मूव जो आएगी वो शॉर्ट कवरिंग के सहारे आएगी, सेकेंड राउंड का मूव प्रॉफिट के फ्रेश बाइंग के सहारे आएगी। तो आपको 105 107 का टारगेट लगा के कुछ समय स्टॉक को देना चाहिए, प्रोबेबली सितंबर एंड में या फिर अक्टूबर मिड तक हम यहाँ पे 107 रुपए के टारगेट टेस्ट कर देंगे। बिल्कुल। साथ ही सर एक और खबर लॉरस लैब पर आई थी कि इनकी हैदराबाद यूनिट का US FDA ने सफल इंस्पेक्शन कराया, कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं आए, यही एक इनकी सफलता है। सर कैसे देखें इस काउंटर को? थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है आज। देखिए, लॉरस लैब हमको काफी अच्छा लग रहा है और मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इस स्टॉक को हमने रिकमेंड किया था 469 रुपीज ऑड लेवल से, जहां पे ब्रेकआउट आया था। अब 3-4 दिन हो गए इनसाइड, आज का सेशन अगर मिला लें तो अभी भी इनसाइड बार है ट्यूसडे के अंदर। तो स्टॉक कंसोलिडेशन में है, शार्प रनअप रहा है और चूंकि शार्प रनअप ऑलमोस्ट 18 सेशन में 25% का रहा। तो इस स्टॉक को 2 से 3 हफ्ते चाहिए अब कंसोलिडेशन करके इस पूरी मूव को डाइजेस्ट करने।
डाइजेस्ट करने के बाद जब ये स्टॉक चलेगा तो 575 580 तक जा सकता है। बट अगेन 2 से 3 हफ्ते अभी कंसोलिडेशन का व्यू है, उसमें फ्रेश बाइंग इमर्ज होती हुई दिखेगी, उसके बाद 575 तक जा सकता है। तो अगर आपके पास 2 से 3 महीने का समय है तो आराम से स्टॉक को होल्ड कीजिए, आपको बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। जी, काफ़ी दर्शक आज की दो खास लिस्टिंग्स पर बात कर रहे हैं, मैं उन पर बात करूंगा क्योंकि मुझे उसमें फंडामेंटल व्यू भी चाहिए। हमारे साथ 10 मिनट बाद सनी जी भी जुड़ जाएंगे SBI कैपिटल से, उनसे भी व्यू ले लेंगे। कुछ एक सवाल जो हम इस समय लेते हुए चलते हैं। एक तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बहुत सारे सवाल ADF फूड पे जो लगातार पूछ रहे हैं, हम एक बार पूछ चुके हैं, तो काइंडली अब ADF फूड को छोड़ दें। एक दर्शक है हमारे रहमत जी, वो जोमेटो और PFC पर पूछ रहे हैं कि बाय कर सकते हैं क्या, 3 महीने का व्यू है सर। देखिए जोमेटो थोड़ा सा मोमेंटम लूज होता हुआ दिख रहा है, हालांकि चार्ट पे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन जिसको कहते हैं ट्रेडर्स गट, वो अब आ रहा है क्योंकि PFC REC भी लास्ट वीक में आप देखें कि वो काउंटर्स आउट परफॉर्म करते हुए दिखे थे, ब्रेकआउट देने के बाद तुरंत 12-13% की डाउन मूव आ गई थी। तो मेरी तरफ से जोमेटो में मैं फ्रेश बाई या इस तरह की सजेशन नहीं दूंगा। अगर आपके पास है तो इसमें मेजर सपोर्ट 260 का है, 260 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग बहुत रिस्की है, स्टेज 4 का ब्रेकआउट है, और PFC REC में स्टेज 4 के ब्रेकआउट आप देखिए वर्टिकली फेल होते हुए दिखे थे, वीक लॉन्ग्स को ट्रैप कर दिया था। तो वहां कुछ उस तरह की ब्रेकआउट यहाँ बन सकता है जहाँ लॉन्ग्स को ट्रैप करे। तो मेरी तरफ से फ्रेश बाइंग के लिए अवॉइड है, अगर है तो 260 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से होल्ड करके चलिए। जी, एक दर्शक हैं हमारे सुनील मीना जी, वो पूछ रहे हैं इरिडा पर क्या करें, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए एर्डा हम अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से रिकमेंड कर रहे हैं, हमको यहाँ पे 400 रुपए तक की अपसाइड दिख रही है। हालांकि ब्रेकआउट आया था 214 रुपए का, 99 डेज का ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने रैली की थी 310 रुपए तक, उसके बाद से कंप्लीटली साइडवेज है, और उसकी वजह ये है कि सारे PSU स्टॉक्स में हार्ड करेक्शन आया था। तो इसमें भी कुछ हद तक मार्केट का इंटरेस्ट लूज हुआ है जो PSU काउंटर से, उस चक्कर में ये भी फंसा है। इवेंचुअली 245 250 के ऊपर जैसे स्टॉक ब्रेकआउट देगा, ये 400 की तरफ रैली करेगा। तो अगर आपके पास 9 महीने से 1 साल का समय है तो बिल्कुल इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करके चलिए, हाई लाइकली है कि 400 रुपए के टारगेट्स दिखाएगा। जी, एक हमारे दर्शक हैं विनीत त्रिपाठी जी, इन्होंने स्पिक के शेयर लिए हैं SPIC 90 रुपये 50 पैसे पर, कुल करीब 5000 शेयर हैं। ये मैं भी देख लेता हूँ सर, ये सदर्न पेट्रो, जी सदर्न पेट्रो के बिल्कुल इसके शेयर लिए हुए हैं इन्होंने 90 रुपये 50 पैसे पर। क्या करना है सर, 5000 शेयर हैं अराउंड। देखिए विवेक जी, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। वेडनेसडे स्टॉक में ब्रेकआउट आया था एट द रेट 93 ऑड लेवल्स, जहां पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी बाय रिकमेंडेशन दी थी। लेकिन इसने फ्राइडे स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर कर दिया क्योंकि नेक्स्ट डे ये वर्टिकली नीचे आ गया, और अब जो लॉन्ग्स फंसे हुए हैं उनकी लिक्विडेशन आ रही है 86.8। ये एक मेजर सपोर्ट है, अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो स्टॉक का स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, फिर ये वापस से 75 76 तक जाएगा। तो अगर आपके पास लॉन्ग है तो 86.5 का मैंडेटरली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस ले लीजिए। उसके नीचे क्लोज करता है तो स्टॉक का पैटर्न पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। अगर नहीं करता है तो फिर ये स्टॉक 2 से 3 हफ्ते कंसोलिडेट करके फिर से ब्रेकआउट अटेम्प्ट करेगा, और जब ये 93 के ऊपर वापस से निकलेगा तो फिर हम बाय कॉल इस पे इनिशिएट करेंगे। हमने 93 का ट्रिगर लगा के रखा है, उसके ऊपर ये स्टॉक में वापस से सेकंड लेग ऑफ ब्रेकआउट आएगा, और सेकंड लेग ब्रेकआउट आता है तो जनरली पहली बार जब शेकआउट करके सेकंड ब्रेकआउट आता है तो बहुत कम लोग उसमें लॉन्ग करते हैं, स्पेशली रिटेलर्स, तो मूव काफी स्ट्रांग आती है। तो नेक्स्ट आपको 2 काम करना है, अगर है तो आराम से 86.5 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, अगर नहीं है तो 93 का अलर्ट लगा के रखिए, 93 निकलते ही से वापस से बाई करेंगे तो बहुत तेजी से 115 120 तक के टारगेट मिल सकते हैं। जी, एक हमारे दर्शक हैं वो सवाल पूछ रहे हैं सर KM शुगर पर, ओनकार जी हैं, ओनकार बजाज जी। KM शुगर के इन्होंने 1000 शेयर लिए हुए हैं 48 रुपये के भाव के, लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्या करना है इनको। देखिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बिल्कुल आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 400 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था 37 ऑड लेवल्स पे, उसके बाद से बहुत शैलो और एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम पे पुल बैक आया है। अब यहाँ से फ्रेश मोमेंटम बनना स्टार्ट हो रहा है, 41 42 की रेंज निकालते से
स्टॉक में जो टारगेट बनेगा वो स्विंग हाई 50.4 का बनेगा, और ओवरऑल ये स्टॉक 90 रुपए तक जाता हुआ दिख रहा है। तो इसको शुगर स्टॉक की जगह अब अगर आप एथेनॉल स्टॉक बोलना स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इनकी मेजर कमाई जो आनी है वो एथेनॉल से आनी है। बिल्कुल, काफ़ी दर्शक सवाल पूछ रहे हैं बजाज के आईपीओ पर। सर थोड़ा सा और 2-3 मिनट रुक जाइए, मैं डेफिनेटली क्रॉस और बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर व्यू लूँगा और अच्छे से इस पर बात करना है हमें। एक हमारे दर्शक हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर पूछ रहे हैं, अंबर सिंघा जी हैं जिन्होंने कि 73 रुपये पर लिया हुआ है, 4 महीने का व्यू है, क्या करना चाहिए सर? मैं स्टॉक का नाम मिस कर गया विवेक जी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सर। और ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सीरीज के स्टार्टिंग में ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन कंप्लीटली साइडवेज रह गया स्टॉक। एक चीज अच्छी थी इसमें कि ये डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक था, तो बड़ा ब्रेकडाउन आ सकता था, जो इस स्टॉक ने बचा लिया है। तो अब यहां से अगर ये स्टॉक 76 रुपीज का लेवल निकाल लेता है तो फिर इसमें तेजी से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट होगी 82 रुपीज तक। तो अगर आपके पास है तो होल्ड करिए, अगर नहीं है तो 76 का अलर्ट लगाइए। 76 निकलने के बाद इमीडिएटली स्टॉक में लॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग जब ट्रिगर होती है तो वर्टिकल अपमूव आती है जो 82 रुपीज तक आएगी। तो 76 के ऊपर 82 के लिए लॉन्ग प्ले कर सकते हैं। अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मिस्टर सनी अग्रवाल जुड़ चुके हैं, हेड ऑफ रिसर्च हैं फंडामेंटल, देखते हैं एसबीआई कैपिटल से। सनी सर, आपका बहुत देर से इंतज़ार हो रहा था और वो इसलिए हो रहा था कि एक आईपीओ जिसका इंतज़ार सब लोग कर रहे थे कि यार लिस्टिंग कैसी होगी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। सर इसमें आज लिस्टिंग गेन ज़बरदस्त आ रहा है, 70 रुपये पर किसी के पास एक लॉट आया, किसी के पास 2 लॉट आए हैं विद मल्टीपल जिन्होंने एप्लीकेशंस डाली थी। इतना बड़ा गेन एक्सपेक्टेड था क्या ग्रे मार्केट के हिसाब से, और अब आ रहा है तो क्या करें सर? या गुड मॉर्निंग विवेक जी, गुड मॉर्निंग अंशुल जी, सभी दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। आई थिंक एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी, जो बड़े वेल एस्टेब्लिश ग्रुप हैं उनके ओर से बहुत लिमिटेड आईपीओ आते हैं, मे बी वंस इन अ डिकेड आते हैं। रिसेंटली हमने टाटा टेक की लिस्टिंग देखी थी टाटा के होल्ड से, और अब बजाज से एक आईपीओ आया है बजाज ग्रुप से। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जो बड़े ग्रुप होते हैं, वेल एस्टेब्लिश बिजनेस हाउस होते हैं, उनमें जो लॉन्जिटिविटी होती है बिजनेस की टू कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म दी इंडस्ट्री, वो कहीं ना कहीं एक प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। और सेम ट्रेंड मुझे लगता है कि बजाज हाउसिंग में भी नजर आएगा। हालांकि इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट 15% केगर, बट इफ यू सी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, बजाज हाउसिंग ने कंसिस्टेंटली 25 से 30% की एयूएम ग्रोथ दी है। और अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो ग्रोथ रेट है ये मेंटेन रहेगी, तो अगले 3 साल में, 2.5 से 3 साल में, हम इनकी जो लोन बुक है तकरीबन जो 97,000 करोड़ की है, ये डबल होते हुए देखेंगे। हालांकि आज पोस्ट लिस्टिंग वैल्यूएशन 6 टाइम प्राइस टू बुक हो चुका है ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे। बट मुझे लगता है कि अगर आप 3 साल आगे के नंबर डिस्काउंट करते हैं तो वही अगर डबल प्रॉफिट और डबल एयूएम में मानता हूँ, अज्यूमिंग की सेम प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करेगी कंपनी, तो तीन साल आगे का जो वैल्यूएशन है तकरीबन 3 टाइम प्राइस टू बुक पे मिल रहा है। और सिमिलरली अगर आपको याद होगा कि इससे पहले एचडीएफसी की ग्रुप कंपनी हुआ करती थी ग्रुप फाइनेंस, जो कि बाद में बिक गई, दैट कंपनी यूज्ड टू ट्रेड एट 9 to 10 टाइम प्राइस टू बुक। तो मुझे लगता है कि बजाज हाउसिंग में जो वैल्यूएशन है वो प्रीमियम लेवल पर मेंटेन रहेंगे, अगर कंपनी अपनी जो ग्रोथ की मोमेंटम है वो सस्टेन कर पाती है तो। और इट्स मोर ऑफ अ पोर्टफोलियो स्टॉक रादर देन आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाए। आई थिंक दिस इज अ स्टॉक विच वन शुड होल्ड फॉर एटलीस्ट अ डिकेड, क्योंकि इंडस्ट्री की जो टेलविंड है काफी स्ट्रांग है, बोथ ऑन डिमांड सप्लाई डेफिसिट एज फार एज हाउसिंग इज कंसर्न, हाउसिंग फाइनेंस विद इन दैट इज लाइकली टू डू वेल। और बजाज हाउसिंग का अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे तो इट इज नॉट ओनली अबाउट प्योर प्ले होम लोन कंपनी, काफी सारे बाकी प्रोडक्ट भी कर रही है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, एलआरडी है, डेवलपर फाइनेंस है, जो कि हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लीवर्स भी अवेलेबल है बजाज हाउसिंग के पास टू एक्सपैंड द मार्जिन गोइंग फॉरवर्ड। तो आई थिंक इट्स अ पोर्टफोलियो स्टॉक रादर देन ऑन अ डेली बेसिस आप ट्रेड करोगे। तो मुझे लगता है कि हालांकि एक्साइटमेंट के बाद में भी आफ्टर 1 or 2 वीक जब थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन आ जाएगा स्टॉक में, उस वक्त आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं बजाज हाउसिंग को। सर इसमें एक चीज़ और जो आपने बताया कि ये तो स्टॉक ऐसा है जो कि 10 साल तक भी होल्ड करें आप, तो पोर्टफोलियो में रखें, इसको देखना ही नहीं है, ये आप बता रहे हैं।
और वैल्यूएशन थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जरूर हो गया कि 3 साल आगे की अब इसने अर्निंग डिस्काउंट करनी शुरू कर दी है। तो सर इन लेवल्स पर जिन लोगों को लिस्टिंग गेन आ रहे हैं वो बुक नहीं करें, मतलब आप ये कह रहे हैं, और रखें इसको 10 साल। एक्चुअली क्या है ना, हर किसी का इन्वेस्टमेंट हॉराइजन और जो बिल्कुल। ट्रेडिंग कैपिटल होता है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल अलग अलग होता है। किसी का अगर कैपिटल ही बहुत छोटा है और उन्हें ट्रेडिंग के लिए कैपिटल लगेगा तो डेफिनेटली दे कैन बुक द प्रॉफिट, बट समबडी हु इज एस्पायरिंग टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, डेफिनेटली उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। जरूरी नहीं आज ही आपको जा करके लेना है एक्साइटमेंट में। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि एक बार आईपीओ लिस्ट होने के बाद 1-2 हफ्ते के बाद थोड़ा सा मोमेंटम फिजल आउट होता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। जी सर, एक जो इसकी होल्डिंग कंपनी है बजाज फाइनेंस, आज उसके काउंटर में 2.5% की गिरावट है। कोई सर स्पेसिफिक रीजन? इतनी अच्छी लिस्टिंग हो गई सब्सिडरी की, और क्या चाहिए? आई थिंक मार्केट बाय ऑन रूमर और सेल ऑन न्यूज पर ही चलता है, और जिस तरह से हमने देखा था कि इनफैक्ट बजाज फाइनेंस ही नहीं, बाकी की काफी सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी तो भी आई थिंक आज करेक्शन है। और ये इसके बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के चलते कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट बना हुआ था पिछले 1-2 हफ्ते से, और जब वो लिस्टिंग हो गई, इवेंट पैन आउट हो चुका है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें आती हुई नजर आ रही है। आई थिंक इसके अलावा और कोई कारण नहीं है प्रॉफिट बुकिंग का, वेदर इट इज बजाज हाउसिंग या एलआईसी की बात करते हैं हम तो। सनी सर, एक्चुअली आपने 10 साल का होराइजन तो बताया, लेकिन दर्शकों में फिर ये उत्साह पैदा हो जाता है, तुरंत ही मैसेज करने लगते हैं कि टारगेट तो पूछ लीजिए सर 10 साल आगे का। तो 10 साल आगे अगर एक इन्वेस्टर ये विजन बना रहा है कि मुझे 10 साल के लिए रखना है, तो सर टारगेट क्या लेकर चले फिर बजाज फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस का? मेरा टारगेट वही रहेगा, जो कंपनी की ग्रोथ रेट रहेगी वही मेरा टारगेट रहेगा। अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 ईयर विल बी 20% के अगर, तो मुझे लगता है कि इवन स्टॉक प्राइस कैन ग्रो एट द सिमिलर स्पेस, अज्यूमिंग की वैल्यूएशन इसके सस्टेन कर जाएंगे। मतलब कि सर 10 साल में 20% अगर ग्रोथ एवरी ईयर आती है तो 200% तो ग्रोथ, मतलब मैं इसको CAGR के तौर पर नहीं ले रहा हूँ, एब्सोल्यूट टर्म में ले रहा हूँ। वैसे CAGR तो करीब 250 या 270 इस तरह से पहुंचेगी, या 300 भी पहुंच सकती है। तो सर कितना टारगेट, मतलब एक रफ? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक सिंपल फॉर्मूला है, जो थंब रूल है, जिसे हम कहते हैं कि 25% की अगर से कोई कंपनी 10 साल ग्रो होती है तो मोटा मोटी 10 टाइम्स हो जाती है। तो तो सेम फॉर्मूला मैं अप्लाई करना चाहूंगा। बट अगेन इट्स नॉट पॉसिबल कि ऑन अ हायर बेस एवरी ईयर टू सस्टेन अ हायर ग्रोथ रेट। होगा कि इनिशियली कुछ साल कंपनी 25-30% के घर से ग्रो होगी, और अल्टीमेटली दैट नंबर विल ट्रिम डाउन टू 20-22%, 18%, जो कि हमने एचडीएफसी बैंक में भी कहीं ना कहीं प्ले आउट होते हुए देखा है। आई थिंक सिमिलर ट्रेंड में भी विजिबल इन अ लार्ज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ऑल्सो। जी अंशुल जी, आपके हाउस का भी कुछ व्यू है क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो हम लोग सनी जी के साथ एग्री करते हैं कि आपको ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, आपको लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो में लेके छोड़ देना चाहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो आईपीओ ट्रेड करने का तरीका ये होता है कि अगर पॉजिटिव लिस्टिंग हुई है तो 3 से 5 दिन होल्ड कीजिए, पूरा जूस निकालिए, उसके बाद एग्जिट कीजिए, फिर आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए, क्योंकि आईपीओ बेस जनरली 8 से 16 हफ्ते ले सकता है, या उसके बाद 2 से 3 साल भी ले सकता है। तो 3 से 5 दिन में पहले अपना जो प्रॉफिट मिल रहा है एक बार उसको बुक करके स्टॉक को समय दीजिए। अच्छी लिस्टिंग के बाद स्टॉक थोड़ा सा समय लेता है बेस बनाने में, तो अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं तो 3 से 5 दिन होल्ड करके बुक करना चाहिए, फिर आईपीओ बेस बनने का वेट करना चाहिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, रख के भूल जाने वाला। बिल्कुल। सनी सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, सर ने बताया कि अगर कोई कंपनी 20 से 25% एनुअली ग्रो करती है और 10 साल तक इसी तरह से ग्रो करती है तो शेयर भी 10 गुना हो जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट ये ट्रेंड है। तो 70 रुपये का आईपीओ आया था, तो हम ये मानकर चलते कि 700 रुपये हम 10 साल बाद इसको देख सकते हैं आफ्टर 10 ईयर्स, अगर ये इसी ग्रोथ पर रहता है। सर एक और काउंटर लिस्ट हुआ है आज, क्रॉस, इसका भी काफ़ी तेज सब्सक्रिप्शन हमने आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन काउंटर की लिस्टिंग उतनी धमाकेदार नहीं हुई, 8.5% ऊपर ये काउंटर इस समय चल रहा है। क्या करना चाहिए सनी सर इस पे, अगर आपकी कुछ व्यू हो तो? आई थिंक अगेन वेरी गुड बिजनेस। बेसिकली अगर आप कंपनी की बात करें तो दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग ऑफ ट्रैक्टर, एक्सेल, सस्पेंशन असेंबली, वाइड रेंज ऑफ फोर्ज एंड प्रिसीजन
प्रोडक्ट तो बेसिकली इनका जो क्लाइंट बेस है प्रीडोमिनेंटली लार्ज ओईएम मैन्युफैक्चरर है, जैसे जो कैटर करते हैं मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर को, काइंड ऑफ टीयर 1 सप्लायर है। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस की जो लिस्टिंग हुई उसमें ये जो बिजनेस है इसको इतना ध्यान नहीं मिला स्ट्रीट की ओर से। बट अगर आप कंपनी के नंबर देखोगे और जिस तरह से कंपनी की जो एंड यूजर सेगमेंट है ऑटो, वो देखोगे तो मुझे लगता है कि अगेन इसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल है आगे जाके ग्रो होने की। और हिस्टोरिकल नंबर भी काफी रोबस्ट रहे हैं। अगर आप देखोगे रेवेन्यू और पैट का जो फिगर था पिछले 3 सालों में, FY 22 to 24 की बात करता हूं मैं, तो 44% और 91% रहा है। प्रॉफिट कंपनी तकरीबन 45 करोड़ बनाती है, छोटी कंपनी है। ROE ROC इज मोर देन 25%। हालांकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे आया था इश्यू, 30 टाइम्स पी मल्टीपल पर। बट अगेन यहाँ मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी का इसमें क्रॉस में भी थोड़ा सा होराइजन लंबा है, व्हेन आई से लंबा एटलीस्ट 1.5 to 2 ईयर, तो डेफिनेटली क्रॉस कैन बी कंसिडर्ड एट करंट मार्केट रेट ऑल्सो। बिल्कुल, तो क्रॉस को भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं विद ए टाइम होराइजन ऑफ 1 to 2 ईयर। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस तो आप 10 साल के लिए भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े ग्रुप का IPO है, 30 साल बाद आया बजाज ग्रुप का कोई कंपनी का IPO, और लिस्टिंग भी धमाकेदार हुई। सब्सक्रिप्शन तो हमने देखा ही कि किस तरह से सब्सक्राइब हुआ, 63 गुना सब्सक्राइब हो गया था। तो ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक हमारे साथ कॉलर भी जुड़ी हैं, शिल्पी जी जुड़ी हुई हैं काफ़ी देर से। शिल्पी मैम, आई एम सो सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा था तो आई हैड टू होल्ड। मैम पूछिए अपना सवाल प्लीज़। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। जी हाँ मैम सर, पूछिए। मेरा अडानी पावर पे सवाल है और इरेडा पे। मैम वैसे तो मैं दोनों स्टॉक डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं इस सनी सर से पूछ लेता हूँ। सनी सर, इरेडा और अदानी पावर पर आज एक खबर भी है कि उनको एक महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एक ऑर्डर मिला है। और इरेडा सर, काफ़ी दर्शक हमारे से सवाल पूछते हैं सर, फंडामेंटली हाउ डू यू सी बोथ दीज काउंटर्स? अगेन IREDA की अगर मैं बात करूं तो काइंड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कंपनी है। बट थोड़ा सा ये जो पीछे अभी जो रैली हुआ था इसमें स्टॉक में पोस्ट IPO, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन है वो फुल्ली प्राइस्ड इन है। और मैं एट करंट जंक्शन न्यूट्रल रहना चाहूंगा। इंस्टेड ऑफ IREDA आई वुड लाइक टू बेट माई मनी ऑन PFC एंड REC, जो कि सिमिलर सेक्टर में काम करते हैं और रिलेटिवली वैल्यूएशन चीप है। हालांकि PFC REC में भी एक रिसेंटली अभी कंसर्न आया था कि जो वोडाफोन है ये कंपनी से 25,000 करोड़ रुपए जुटाएगी, तो लोगों ने एक डाउट की एक कंसर्न रेस किया था कि आप रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंस कंपनी और आप टेलीकॉम फाइनेंसिंग में जा रहे हो। तो थोड़ा सा उसके चलते थोड़ा स्टॉक में करेक्शन हुआ था। बट आई फील अल्टीमेटली जिस तरह से ग्रोथ के टारगेट दिए हैं PFC और REC ने अगले 5 साल में, मुझे लगता है कि दैट इज अ बेटर रिलेटिवली रिस्क रिवॉर्ड जो वहाँ फेवरेबल लगता है एज कम्पेयर टू IREDA। और रही अदानी पावर की बात तो सॉरी हमारा इसमें कवरेज नहीं है। बट हालांकि जो आज की डेवलपमेंट है वेर इन दे आर गोइंग टू सप्लाई पावर टू महाराष्ट्र, आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। और लॉन्ग टर्म में पावर एज अ सेक्टर कंटिन्यू टू लुक काफी अच्छा लगता है। सो अदानी पावर के अलावा जो बाकी की जो पावर कंपनीज है जैसे टोरेंट पावर, टाटा पावर, उन पर भी ध्यान दिया जा सकता है। शेयरों पर HDFC स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें HDFC स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करें।